पटना नीट स्टूडेंट केस में एफएसएल की जांच में ये सामने निकल कर आया है कि नीट स्टूडेंट के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म मिला है। यहां तक कि जिस दिन ये वारदात घटी थी उस वक्त हॉस्टल के अंदर और हॉस्टल के आसपास कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं, ऐसा एसआईटी की जांच में सामने निकल कर आया है। लेकिन एफएसएल की जांच और एसआईटी की जांच से पहले पटना पुलिस के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मीडिया को यह बता रहे थे कि हमने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली है, एक एक सीसीटीवी को खंगाल लिया है, लेकिन जिस दिन यह वारदात घटी उस वक्त कोई भी संदिग्ध हमें हॉस्टल के अंदर नहीं दिखाई दिया। ऐसा पटना पुलिस के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा था। यानी एक बार फिर यहां पर पटना पुलिस की थ्योरी फेल हो गई है यहां पर। और सबसे पहले आप वो सुनिए कि आखिर कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा था। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो क्या हॉस्टल में पाया गया कौन लोग पहुंचे थे, उनके कमरे में कौन गया? क्योंकि हॉस्टल में तो कैमरे लगे होते हैं, तो कुछ तो सबूत मिला होगा पुलिस को। जो उनके जब वो 5 तारीख को स्टेशन से आई हैं और अपने कमरे में गई हैं और कमरे के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, कोई इस तरह का नहीं आया है कि कोई फोर्सफुल एंट्री हुआ हो वहाँ पे या कोई जबरदस्ती घुसा हुआ हो। जहाँ वहाँ पे गए हैं वहाँ पे जो फुटेज वगैरह में आ रहा है कि जो वहाँ की वार्डन है वो उनको खाने के लिए पूछने गई हैं, लड़कियों का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो वहाँ पे है और बाद में जब ये घटना होती है तो फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने का मूवमेंट है। तो आखिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कहाँ, पटना में हुआ या कहीं और? देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 26 तारीख को अपने घर गई थी जहानाबाद में, 5 तारीख को लौटी हैं, 5 तारीख को स्टेशन से पहुंची हैं। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज लगातार हम लोग के पास मौजूद है। वहाँ स्टेशन से लेकर इनके कमरे तक जाने तक का और कमरे के बाहर तक की पूरी घटना कैमरा के अंदर में है। इसमें कहीं भी इस तरह की कोई घटना नहीं देखी है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का यह बयान एफएसएल की जांच और एसआईटी की जांच से पहले सामने निकल कर आया था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। उस वक्त हमारे रिपोर्टर सुजीत गुप्ता से बात करते हुए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हाँ, रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन ये रेप कहां हुआ है यह भी जांच का विषय है। उन्होंने कहा था कि हमने हॉस्टल के अंदर के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, लेकिन हमें कोई भी संदिग्ध आदमी वहां पर आता जाता हुआ नहीं दिखाई दिया है। लेकिन अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी जांच में ऐसा सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग तो हॉस्टल के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए, कुछ लोग हॉस्टल के अंदर भी थे। वहीं एक लड़का जो है जिस फ्लोर पर नीट स्टूडेंट का रूम था उसी फ्लोर पर दिखाई दिया था, जिन सभी के डीएनए सैंपल भी ले गए हैं। डीएनए सैंपल आने की रिपोर्ट आने के बाद ये सामने निकल कर आ जाएगा कि क्या इनमें से वो आदमी है जिसने नीट स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया, उसका रेप किया था। जो 6 लड़कों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि आखिर वे उस वक्त हॉस्टल के कितनी दूरी पर थे, हॉस्टल के आसपास थे, हॉस्टल के अंदर थे, क्या कुछ था और कैसे जो है पुलिस को ये संदिग्ध लगे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही हमारे रिपोर्टर सुजीत गुप्ता ने बताया कि अभी तक 10 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं और करीबन 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। पुलिस जो है बारीकी से जांच कर रही है, किसी को भी नहीं छोड़ रही है। कुछ भी हॉस्टल के जो कर्मचारी थे, जितने भी मेल स्टाफ थे, सबके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 6 लोगों की जानकारी है जिनके स्टार्टिंग में डीएनए सैंपल ले गए थे, जिनकी फुटेज में देख भी सकते हैं कि ये डीएनए सैंपल देने के बाद जो है बाहर निकलते हुए, मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है जो फेस 1 है, जो संदिग्ध है, उसका हॉस्टल में लगातार आना जाना बताया जा रहा है। एसआईटी के मुताबिक ये युवक जो है घटना से पहले और बाद में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में इसकी मौजूदगी दर्ज है। हॉस्टल के कुछ कर्मचारियों से इसकी पहचान भी की, उन्होंने इसकी पहचान की है और कॉल डिटेल, लोकेशन डाटा को और जो इसकी कॉल डिटेल्स थे और लोकेशन डाटा ने और जो शक गहरा दिया है और इसका इसलिए डीएनए सैंपल ले गया है। दूसरा जो संदिग्ध इंसान है वो घटना वाले दिन हॉस्टल में उसकी एंट्री थी और संदिग्ध गतिविधि दिख रही थी। जांच में ये सामने निकल कर आया है कि आदमी घटना वाले दिन हॉस्टल परिसर में दाखिल हुआ था, रजिस्टर में इसकी एंट्री तक नहीं हुई थी। ये सबसे बड़ा सवाल हुआ है कि हॉस्टल के अंदर, एक गर्ल्स हॉस्टल में अगर कोई मेल दाखिल हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ये हॉस्टल के रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, लेकिन हॉस्टल के रजिस्टर में कुछ भी दर्ज नहीं था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में इसकी पुष्टि हुई है, ऐसा एसआईटी की जांच में सामने निकल कर आया है। लेकिन पटना पुलिस पहले जो है एक नीट स्टूडेंट की
रेप की वारदात को एक नॉर्मल बता रही थी कि उसने खुद मौत को गले लगा लिया है और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल असोल्ट नहीं हुआ है। यानी पूरी तरह से यहाँ पर पटना पुलिस इस केस को दबाने लग रही थी। क्या उन्होंने सिर्फ जो हॉस्टल में रजिस्टर है उसके आधार पर यह बता दिया था कि हॉस्टल के अंदर कुछ घुसा नहीं है? क्या सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखी या नहीं देखी, ये सवाल बड़ा उठता है। यहाँ तक कि ये जिस इंसान के हम आपको बता रहे हैं कि वो बिना रजिस्टर में एंटर किए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है हॉस्टल के अंदर, वो ही इंसान है जो नीट स्टूडेंट के जिस फ्लोर पर रूम बना हुआ है वहां पर उस फ्लोर पर वो देखा गया था। इसके अलावा जो संदिग्ध तीसरा है उसकी जो है हॉस्टल स्टाफ से काफी नजदीकी है और बार बार हॉस्टल के अंदर उसकी मौजूदगी देखी गई है। एसआईटी की जांच में सामने निकल कर आया है कि स्टाफ से काफी करीबी थी और बिना कोई रोक टोक के वो हॉस्टल के अंदर घुस जाता था। फिर ये सवाल उठता है कि एक मेल जो है वो बिना किसी रोक टोक के गर्ल्स हॉस्टल में कैसे घूम रहा है? घटना से पहले नीट स्टूडेंट के कमरे के आसपास की गतिविधि संदिग्ध मिली थी, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में सामने निकल कर आया है। चौथा संदिग्ध जो है वो रात में हॉस्टल के पास देखा गया था। घटना की रात वह संदिग्ध हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी समय हॉस्टल के एरिया में मिलती है। यानी एक और जो है सबूत ये शक डालता है कि हॉस्टल के आसपास घूम रहा था। सिर्फ सीसीटीवी नहीं बल्कि उसकी मोबाइल की लोकेशन भी उस समय पर हॉस्टल के आसपास दिखाई दे रही थी। इस वजह से इसका डीएनए सैंपल ले गया है। संदिग्ध पांचवा जो है उसके हॉस्टल संचालक से काफी अच्छे संपर्क थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हॉस्टल संचालक से इसके काफी अच्छे संपर्क थे। घटना से पहले कई बार जो है बातचीत के सबूत मिले हैं और इसकी भी सीसीटीवी में जो है एग्जिट और एंट्री की जो टाइमिंग है वो मेल खाती है। यानी जब वारदात हुई थी उसके आसपास जो है ये हॉस्टल के अंदर घुसा और बाहर निकला। छठा जो संदिग्ध है उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर ये नाबालिग है लेकिन घटना से जुड़े समय में इसकी मौजूदगी होटल परिसर के आसपास ही देखी गई थी। कुछ गवाहों ने इसकी पहचान की है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है इन सभी का बिल्कुल सावधानी से डीएनए सैंपल लिया गया है। और इतना ही नहीं, इनके अलावा 4 लोग और हैं जिनका डीएनए सैंपल लिया गया है और करीब 25 लोगों का डीएनए सैंपल कुल मिलाकर लिया जाएगा। यहाँ पर हर बारीक सी बारीक चीज को पुलिस जो है खंगाल रही है कि जितने भी हॉस्टल के अंदर कर्मचारी थे हर जो मेल कर्मचारी है उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा। कुछ भी अब छूटने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो हमने आपको बताया कि ये एसआईटी की जांच में सामने निकल कर आया है जहां पर बताया जा रहा है कि सभी हॉस्टल के आसपास और हॉस्टल के अंदर यहाँ तक कि उसी छात्रा के रूम वाले फ्लोर पर देखे गए थे। लेकिन यहाँ पर पटना पुलिस ने स्टार्टिंग में बयान दे दिया कि हमने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, हमें कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। यहां तक कि एफएसएल की जांच में जैसे कि हमने आपको बताया है कि सामने निकल कर आया है कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर मेल इस पर मिला है। उसके साथ ही लड़की के पिता के जो हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया गया है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि पीड़िता की जेनेटिक प्रोफाइल को कंफर्म किया जा सके। माँ बाप का डीएनए सैंपल लेना ये वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और माँ का भी डीएनए सैंपल इसलिए लिया गया है। यहाँ तक कि लड़की के 2 मामा का भी डीएनए सैंपल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामा का डीएनए सैंपल इसलिए लिया गया है ताकि मार्थ पक्ष यानी मम्मी के जो मायके वाले होंगे उनके पक्ष से जेनेटिक लाइन को कंफर्म किया जा सके। इस वजह से दो मामा का डीएनए सैंपल ले गए हैं। यहाँ तक कि लड़की के भाई का भी डीएनए सैंपल ले गए हैं। भाई के डीएनए सैंपल इसलिए ले गया है ताकि जो पारिवारिक डीएनए स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए गया है। जांच एजेंसी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि फोरेंसिक सैंपल पूरी तरह पीड़िता से संबित हो, इसलिए अलग अलग इंसानों से जो है वो उनके डीएनए सैंपल ले जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कमी ना दिखाई दे। इसलिए माता पिता 2 मामा और भाई का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब जांच में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सुजीत गुप्ता वहां पर मौजूद थे जहां पर डीएनए सैंपल लिया गया था। वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा एक बार आप वो सुनिए। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा मौत मामले में एसआईटी ने जो है डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी थी और अब जो है एफएसएल की रिपोर्ट जो आई है उसके बाद से जो है एसआईटी हरकत में आई है और जो एफएसएल की रिपोर्ट में आया है काफी चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। जो छात्रा है उसके अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म मिले हैं जिसके बाद जो है उनके जो परिवार वाले और बाकी जो हॉस्टल में आने जाने वाले लोग थे उनका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में और यहीं पे जो है लगभग 6 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया इसी अस्पताल में और बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं लगभग दर्जनों लोग हैं जिनका डीएनए सैंपल जांच कराया जाएगा। परिवार वाले लोगों का तो डीएनए सैंपल
ले लिया गया है और हॉस्टल में आने वाले जो लोग थे, जो मेल जो आते थे हॉस्टल में, उनका डीएनए सैंपल लिया गया है। जो करीबी लोग हैं उनका डीएनए सैंपल लिया गया है और इस डीएनए सैंपल की जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस करेगी, क्योंकि काफ़ी ही गंभीर मामला है। शुरुआत में पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी और लापरवाही बरती, जिसके कारण जो है छात्रा की मौत मामले में परिवार वालों ने आरोप लगाया और फिर पूरे मामले की जांच फिर से शुरू हुई। एसआईटी को मामला सौंपा गया, लेकिन एसआईटी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो पहले इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो एसपी हैं वो कह रहे थे कि छात्रा की मौत नींद की गोली खाने से हुई है, किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब जब जांच शुरू हुई है एसआईटी की फिर से, और जब से एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसके बाद से पटना पुलिस के हाथ पांव फूल गए रिपोर्ट आने के बाद, और उसके बाद पटना पुलिस अब लगातार डीएनए जांच करवाने में जुट गई है। यानी इस पूरे मामले में जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और डीएनए की रिपोर्ट में ये नहीं पता चलता है कि आखिर जो अंडरगारमेंट्स में जो स्पर्म मिले थे वो किसके थे, तब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा। लेकिन इस बीच परिवार वाले लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है इस मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। मामला जो है हत्या का है, मेरी बेटी की हत्या की गई, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार जो पुलिस है कि जांच वो आगे बढ़ती जा रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने भी कहा था कि एसआईटी की ओर से लापरवाही बरती गई और जो पुख्ता सबूत है वो पूरे तरह से सबूत नहीं दिए गए, जिसके कारण डिले हो रहा है एम्स का रिपोर्ट आने का। और उसके बाद अब एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जब डीएनए की जांच की जा रही है तो इस डीएनए जांच का रिपोर्ट आने में भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट आने में लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं और इस मामले का खुलासा भी इस महीने, अगर देखा जाए तो इस महीने होना संभव नहीं है और इस पूरे मामले का खुलासा फरवरी में होगा, क्योंकि डीएनए दर्जनों लोगों का डीएनए सैंपल लेना है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उसका जब रिपोर्ट आएगा तब पूरे मामले का खुलासा होगा। यानी जब तक पूरे जितने लोग हैं जो लिस्टिंग किया है एसआईटी ने जितने लोगों का, उन सभी का डीएनए सैंपल नहीं लिया जाएगा तब तक रिपोर्ट आना संभव नहीं है और रिपोर्ट आने में भी 5 से 6 दिन लगते हैं। तो ये साफ माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा इस महीने नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। लगभग 1 हफ्ता इन डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आने में लग जाएगा, तब जाकर कुछ क्लियर हो सकता है कि जिन लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं क्या उनमें से कोई आरोपी है जो लड़की के साथ रेप जैसी गंदी वारदात को उसने अंजाम दिया है। यह भी जांच का विषय है। पुलिस जो है हर एंगल से इसमें जांच कर रही है और साथ ही अब ये जांच जो है एसआईटी टीम से सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।